गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं शिद्दत। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी शनाया और महर रहती है वो पुलिस स्टेशन पे रहती है और अब मिस्टर ओबरॉय भी आ जाते हैं। मिस्टर ओबरॉय जो महर की सारी बातें सुनते हैं और उनके मन में सिर्फ एक ही बात आती है कि उन्हें भी अपनी बेटी इसी तरीके से चाहिए थी कि जो हर चीज़ में परफेक्ट हो, जो लोगों की इज्जत करे, जो इंसान को इंसान समझे और इंसानियत भी दिखाए। पर क्या करे, शनाया तो ऐसी थी नहीं। तो वहाँ पर जब महर अपने मिस्टर ओबरॉय से बात करती है तो वो बहुत तहजीब, कायदे और इज्जत से बात करती है, जिसे देखकर मिस्टर ओबरॉय को बहुत अच्छा लगता है। शनाया वहाँ गुस्से से एटीट्यूड में होकर वहाँ से जाने लगती है। जाते टाइम उसकी सैंडल टूट जाती है और वो एकदम से गिरने वाली रहती, तभी महर उसे बचाती है गिरने से और उसके पैर को ठीक भी करती है। अब शनाया के मन में आता है ये लड़की कैसी है, पहले खुद ही पुलिस स्टेशन पे आई, खुद ही मुझे बचाती, क्या है। पर उसी समय जो मिस्टर ओबरॉय होते हैं वो सारी क्वालिटीज महर के अंदर की देख रहे रहते हैं। वहाँ पर वो लड़की सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ की वैल्यू नहीं करती बल्कि रिलीजियस भी थी। वो अपने धर्म को भी इम्पोर्टेंस देती है और जब नमाज का समय होता है तो नमाज पढ़ने भी वो बैठ जाती हैं, चाहे वो एक पुलिस स्टेशन क्यों नहीं होता है। ये देखकर मिस्टर ओबरॉय को तो वो परफेक्ट गर्ल लग रही थी और उनके दिमाग में ये चीज़ आती है कि अब शनाया की लाइफ में इस लड़की को लेकर आएंगे, क्योंकि यही वो लड़की है जो मेरी बेटी को सुधार सकती है और मेरी बेटी इसी के कहने पर कुछ ना कुछ कर पाएगी। अब उसके आगे तभी वो कहते हैं, आप क्या कह रहे हैं, आपको लगता है कि शनाया किसी के भी कहने पे सुधरेगी? शनाया को आज तक कोई नहीं सुधार पाया है। आपने उसे इतना बचपन से लाड प्यार में रखा कि अब उसे हर चीज़ की वैल्यू पैसे से दिखती है। तो वो कहते हैं कि जिस लड़की को मैं उसकी ज़िंदगी में लेकर आ रहा हूँ ना, वो लड़की पैसों की भूखी ही नहीं है। पता है, आज मैंने तुम्हें सारी बातें तो बता दी कि पुलिस स्टेशन में क्या हुआ था। वो लड़की सिर्फ और सिर्फ सॉरी चाहती थी शनाया से। अगर वो लड़की पैसों की भूखी होती तो शनाया से अगर पैसे ऐंठने की होती, अगर 5,000 की चीज़ होती तो कोई और होता तो 15,000 रुपये मांगता उससे। और शनाया हमारी पैसों की तो उसे वैल्यू तक नहीं पता है। वो उठाती 15,000 रुपये उसके मुंह पे मारती और कहती कि निकलो यहाँ से। पर वो लड़की के लिए 5,000 की भी कोई वैल्यू नहीं थी। उस लड़की ने सीधे सीधे ये कहा कि लोगों की, इंसान की वैल्यू है मेरी ज़िंदगी में। अगर उस बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या होता। इसलिए आपकी रश ड्राइविंग है, आप ये चीज़ को एक्सेप्ट करो और आगे जाके कोई गलती आप फ्यूचर में ना करो। इसलिए वो उसके पीछे पड़ी थी और मुझे तो लगता है वो बिल्कुल सही कर रही थी, उसकी तो कोई गलती ही नहीं है। मैं तो उसके साथ पूरी तरीके से एग्री हूँ। और अब देखो, जैसे जैसे वो लड़की इसकी ज़िंदगी में आएगी, इसकी ज़िंदगी बहुत अलग होगी। मेरे पास वक्त बहुत कम है, ये बात आप भी जानते हैं। तभी मिसेस ओबरॉय कहती है, प्लीज़ आप मेरे पति हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप बार बार मुझे याद क्यों दिलाते हो कि आप मुझे छोड़ के जाने वाले हो? प्लीज़ ऐसे ना करो। हम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे, हम बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट कराएंगे, आप जी लोगे। तभी वो हंसते हुए कहते हैं, मेरी अर्धांगिनी सुनो, अगर ये पॉसिबल होता ना तो अभी तक मैं सब कुछ कर चुका होता। ये पॉसिबल नहीं है, एक ना एक दिन तो हर किसी को जाना रहता है, ये तो सच्चाई है, ये तो जीवन का दस्तूर है और इस जीवन के दस्तूर को मैं तो तोड़ नहीं सकता ना, और मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो सारी चीज़ सिक्योर कर दूंगा, बट मेरी बेटी के लिए मैं क्या करूँ? मैं मेरी बेटी को, जो वो आज ओबरॉय ओबरॉय का नाम लेती है, मैं ये चाहता हूँ कि कल लोग उसे उसके नाम से जाने, लोग उसे ये बात से नहीं जाने कि ओबरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बेटी है, लोग ये जाने कि वो शनाया ओबरॉय है जिसके सामने लोग झुके। और झुकने के लिए ना पैसों से नहीं झुकाया जाता है, एक रुतबा होता है, वो चीज़ पैसों से अर्न कभी नहीं की जाती है। मेरी बेटी को ये बात समझ में ही नहीं आ रही है। लोग उसकी इज्जत करें, ना कि ये सोचकर कि वो धनंजय ओबरॉय की बेटी है। लोग उसकी इज्जत करें क्योंकि वो शनाया ओबरॉय है। मैं ये चाहता हूँ। और
मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये सारी चीज़ें वो लड़की ही इसके ज़िंदगी में ला सकती है, वही इसे सुधार सकती है। तभी मिसेस ओबरॉय कहती हैं, और अगर वो लड़की नहीं आना चाहे और वो मना कर दे तो कहते ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसी सिचुएशन ले आऊँगा कि जिस वजह से उसे मेरे साथ ही काम करना पड़ेगा। इतनी चीज़ तो मैं अपनी बेटी के लिए करूँगा ही, चाहे सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करना पड़े। आई एम अ बिजनेसमैन and when I find this is a very very profitable deal, तो मैं तो कुछ भी करूँगा ना। तभी मिसेस ओबरॉय कहते आप उस लड़की को हर्ट मत करिएगा, कि उसको ज़बरदस्ती शनाया की ज़िंदगी में लाने के लिए उसके साथ कुछ गलत मत करिएगा। तो कहते नहीं नहीं, मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं करूँगा, लेकिन बस मैं कोशिश ये करूँगा कि वो आए। मैं उसकी ये बात जानता हूँ कि उसकी फैमिली थोड़ी सी गरीब है, और अगर पैसा अच्छा दिया जाए उसे तो वो आ जाएगी। तभी मिसेस ओबरॉय कहती है, ओ रियली, ये बात आप कह रहे हो? जिसने 5,000 रुपये भी छोड़ दिए सिर्फ एक सॉरी पाने के लिए, उसके लिए स्वाभिमान कितना ज़्यादा ज़रूरी होगा, ये बात आप समझ नहीं रहे हैं। शायद वो आपके पैसे देखकर भी ना आए। तो तभी उसके शनाया के जो डैड होते हैं मिस्टर ओबरॉय टर्न होके बोलते हैं, ये बात भी सही है, तो क्या करूँ जिसको? तो वो कहती इस तरीके की जो स्वाभिमानी लड़कियां होती हैं ये सिर्फ आपके सामने तभी झुकेंगी जब कोई चीज़ इनकी फैमिली पर आएगी। तो अगर इसे आप बुलाना चाहते हैं तो आप उसकी फैमिली की कोई कमज़ोरी को पकड़िए और इस कमज़ोरी के बारे में उसे बताइए जिसकी वजह से वो आने के लिए तैयार होगी। तो वो कहते अच्छा, मैं समझ गया तुम क्या कह रही हो। और ये कह के जो वहाँ से जो मिस्टर ओबरॉय रहते हैं वो फ़ोन करते हैं अपने पीए को और कहते हैं कि तुम्हें पैसे वगैरह का पैकेज तो तुम सब कुछ उसको अच्छा ही दो, लेकिन साथ ही साथ ये फाइंड आउट करो कि उसकी फैमिली की कमज़ोरी क्या है, और उस बेस पे हम उस लड़की को लेकर आ सकते हैं। वहाँ पर जो उनका पीए रहता है वो भी सर पटकने लगता है, कहता है एक तो बेटी भी अजीब है और बाप तो उससे भी ज़्यादा अजीब है, पता नहीं ये दोनों क्या करना चाहते। एक अच्छी खासी लड़की ज़िंदगी में क्यों आना चाहे? मैं तो उसके बाप के साथ हूँ तब तो फिर भी ठीक है, जो लड़की इसकी बेटी के साथ रहेगी वो तो पागल हो जाएगी। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं जो शनाया रहती है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी रहती है, और उसका जो बॉयफ्रेंड रहता है उसे बहुत कंसोल कर रहा रहता है, प्यार से बात कर रहा रहता है और उसकी बॉडी को टच कर रहा रहता है। शनाया थोड़ी देर तक तो जब गुस्से में रहती है तो वो ये चीज़ें नोट नहीं करती कि उसके बॉयफ्रेंड की जो हरकतें हैं वो गलत होती जा रही है। तो शनाया एकदम से टर्न होती है और कहती है यश, अपने हाथ को कंट्रोल करके रखो, पता चला ये हाथ ही ना बचे तुम्हारा। तभी यश एकदम से डर जाता है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे बैठता है, कहता है ओ बेबी यू आर माई गर्लफ्रेंड, आई कैन टच यू। तो शनाया कहती है आई डोंट अलाउ यू। और तुम्हें क्या लगता है गर्लफ्रेंड हो तो अपनी मनमानी चलोगे? हाँ, यहाँ शनाया किसी की सुनती नहीं है, शनाया अपनी मनमानी सुनाती है। शनाया हूँ मैं, ये बात याद रखूँ। तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए, मैं अपने मर्जी से चीज़ें चलाती हूँ। अगर रहना है मेरे साथ तो मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे रहो, अगर नहीं रह सकते हो तो गेट ओपन है, यू कैन गो नाउ। तभी यश कहता है ओ बीबी यार तुम कितना गुस्सा करती हो, छोटी सी बात पे इतना गुस्सा करने लग जाती हो। वाई बीबी, ठीक है आई एम नॉट गोइंग टू टच यू, बट बीबी आई एम योर बॉयफ्रेंड, अलाउ मी समटाइम मेरे साथ घूमने चलो, कभी मुझे कुछ, हमारे बीच में कुछ मोमेंट्स भी तो होने चाहिए ना। और हम एक दूसरे को करीब दो वीक से जानते हैं, तो होना चाहिए। लाइक कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहे हो तुम, शनाया कहती है। गेट वहाँ पर है, जाओ। और हाँ, ये 2 वीक्स मेरे लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, निकलो यहाँ से। यश जो रहता है वो गुस्से से वहाँ से निकलता है, लेकिन चेहरे पे मुस्कान करते हुए निकल रहा रहता है। यहाँ पर जो आरुष रहता है वो बोलता है लगता है इसकी बैंड बज गई है राज से। राज बोलता है कि क्या हुआ होगा? तो कहते वही, इसने थोड़ा सा क्लोज आने की कोशिश करी होगी और शनाया मैम ने गुस्से में इसको डांट दिया होगा। तो यश कहता है तो शनाया मैम
राज कहता है तो शनाया मैम चाहती क्या है, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉयफ्रेंड अगर इन दोनों के बीच में कुछ फिजिकल नहीं हुआ। तो आरुष कहता है मुझे नहीं पता और मैं जानता भी नहीं हूँ, बस मुझे इतना पता है कि मैम को ये फिजिकल रिलेशन किसी के साथ भी पसंद नहीं है, वो अलाउ नहीं करती हैं। मैंने इतने सारे बॉयफ्रेंड्स देखे, किसी ने भी उनको टच करने की कोशिश करी तो वो सबको भगा देती हैं। शी डोंट लाइक एनीबॉडी टच। और वो थोड़ी सी देखना, अभी देखना ये यश ने उनको टच किया है ना, अभी वो जाएंगी वॉशरूम में बाथरूम में चली जाएंगी बात लेने के लिए और मुझे चिल्लाकर बोलेंगी कि मेरी ड्रेसेस निकाल के रखो। उन्हें इतनी एलर्जी है कि कोई लड़का उन्हें टच करे, ठीक है, और वो अलाउ नहीं करती हैं किसी को भी अपनी बॉडी को टच करने के लिए। राज बोलता है ये तो बहुत अजीब है यार, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा ये बंदी है कौन। तो कहते ओबरॉय है ये, तो ओबरॉय, जैसे नारायण नारायण होता है ना, जैसे कभी कोई नहीं समझ सकता, वैसे ओबरॉय है ये, ओबरॉय, इसे कोई नहीं समझ सकता। और मैंने बोला ना इसे समझने वाला इंसान पैदा भी हुआ है कि नहीं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो मेहर रहती है वो एकदम से कहती है मैं हूं ना, वो अपनी अम्मी के पास आकर बोलती है मैं हूं ना, मैं आपका ख्याल रखूंगी अम्मी, आप इतनी ज्यादा टेंशन क्यों लेती हैं, हम हैं तो क्या गम है, हम आपका ख्याल रखेंगे अब्बू, आप क्यों इतनी टेंशन लेते हैं, और लाइए मेडिसिन हमें दीजिए हम अम्मी को खिला देंगे। तो तभी उसके अब्बू कहते हैं बेटा ये मेडिसिन प्रॉपरली नहीं खाती है, और अगर ये जिस तरीके से प्रॉपर मेडिसिन नहीं खाएगी ना इसे आगे जाके बहुत तकलीफ होगी, इसे बोला करो कि ये प्रॉपर मेडिसिन खाए। तो तभी वो कहते हैं अब्बू आप इतनी टेंशन ना लीजिए, जाइए आपका रूम पर आप जाके आराम से थोड़ा आराम करिए, ठीक है, हम अपनी अम्मी को खिला देंगे, आप टेंशन ना लीजिए। और वो ऐसे लेके मेडिसिन अपने हाथ में ले लेती है। महर मेडिसिन लेकर वहाँ पर टेबल पे रखती है और अम्मी को हाथ पकड़ के बिठाती है। अम्मी को बिठाने के बाद वो थोड़ा सा तेल लेती है और तेल लेके उनके पैरों पे मसाज कर रही रहती है। तभी उसकी अम्मी कहती है बेटा हमारे पैरों को मत छुओ, मत छुओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप हमारे पैरों को छू रहे हैं। तभी वो कहती है अम्मी आप हमें हम आपकी बेटी हैं तो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, आप क्यों ऐसे बोलती हैं, ऐसा ना करिए, शहजादी तो हैं हम पर आप ही की तो शहजादी हैं, और अपनी अम्मी की सेवा नहीं करेंगे तो और किसकी करेंगे। आप टेंशन ना लीजिए, चलिए वो जो मेडिसिन रखी है ना एक बार एक ही घूंट में पी लीजिए। तो कहते हैं एक तो ये बुढ़ापा भी ना इंसान को ना कितना कमज़ोर कर देता है। तो कहते हैं कि अम्मी बुढ़ापा तो हर किसी की ज़िंदगी में आना है, और जब आपके पास हम जैसे बच्चे हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना, हम बहुत जल्दी आपका इलाज कराएंगे, हम जल्दी से ही कोई डॉक्टर पे जाकर आपका इलाज कराएंगे। तो वो कहती है कि बेटा हम नहीं चाहते कि आप इन सब चीज़ों में उलझें, हम देख लेंगे। तो कहती अम्मी ये सरकारी हॉस्पिटल में जा जाके हमारा भी दिमाग ख़राब हो चुका है, और हम तो बस आपके वादे के कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, आपके वादे को निभा रहे हैं, वरना अभी तक तो हम आपको कहीं ना कहीं अच्छे डॉक्टरों से ट्रीटमेंट करवाने के लिए लग जाते, लेकिन आप हमारी सुनती कहाँ हैं, आपको तो बस वही सरकारी डॉक्टर से ही अपना इलाज कराना है। तो कहते क्या करें, सरकारी डॉक्टर हमारे बचपन का दोस्त है, वो हमें अच्छे से जानता है, वो हमारा इलाज भी कम पैसों में और अच्छा कर देता है। तो कहते मम्मी कि गरीबी भी ना इंसान को ना हर चीज़ छोटा सोचने पे मजबूर कर देती है, हमारा बस चले तो हम आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दें, पर वो है कि आपने हमें हर चीज़ के लिए रोक के रखा है। कहते हैं आपका जल्दी हम ऑपरेशन कराएंगे, डोंट वरी, आपकी ये जो पैरों में दर्द रहता है ना इसका हम अभी ऑपरेशन करा देंगे, ताकि आप फिर एकदम यंग लेडी की तरह जोर जोर से भाग भाग के काम करें। तो कहते हैं आप हमारे पास हैं, हमारी आधी तबीयत तो ऐसी ही सही हो जाती है।
तभी वहाँ से महर बैठती है और उनके सर पे हाथ रख के उन्हें सर पे किस करती है, फोरहेड पे किस करते हुए बोलती, अम्मी चलिए हाथ दीजिए अपना। और हाथ देती है यहाँ पे उसकी अम्मी, और धीरे धीरे हाथ पकड़ के वो दोनों बेड की तरफ जाते हैं और वो आराम से लेट जाती है और अम्मी को आराम से सुला देती है। अब्बू जो रहते हैं वो दूसरे रूम पर सोते थे क्योंकि उन्हें अपना रूम पसंद था जो ऊपर की तरफ था, और अम्मी घुटनों के दर्द की वजह से, और घुटनों में उनकी इतनी तकलीफ़ रहती है और उनके बैक बोन से पूरी तकलीफ़ रहती है। उनको एक्चुअली बैक बोन इन सब का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, जिसका डॉक्टर ने इलाज करने के लिए ऑपरेशन कहने के लिए कहा था। महर अपनी अम्मी को सुलाने के बाद ऊपर की तरफ जाती है अपनी रूम की तरफ। जैसे ही वो रूम की तरफ जाती है वो वहाँ पर आराम से बैठती है और बैठ के लैपटॉप ओपन करती है। वो लैपटॉप ओपन करके देखने लगती है कि अभी उसे क्या करना है, और वो ये सोच रही थी कि अम्मी की इलाज के लिए उसे कहीं ना कहीं फटाफट जॉब चाहिए, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी ये सब काम कर ले और अम्मी को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके। और जो ऑपरेशन रहता है वो भी छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं रहता है जिसके पैसे कुछ ज़्यादा ही लग रहे रहते हैं। तो वो सोचती है यार कि ऐसी जॉब मिले जिससे जल्दी जल्दी सब कुछ हो भी जाए और काम भी हो जाए। जैसे कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स का भी मेडिकल इंश्योरेंस करवाती है और उस इंश्योरेंस के थ्रू आराम से उनका इलाज हो सकता है। तो वो यही सोच रही थी कि उसे ऐसी कंपनी चाहिए जहाँ पर उसके इंश्योरेंस के साथ साथ पेरेंट्स का भी इंश्योरेंस मिल जाए और वो अपने पेरेंट्स का नाम डालकर आराम से ये कर ले। वो बहुत ज़्यादा कंपनी उसमें सर्च करती है, चीज़ें कर रही रहती है, वो अप्लाई करती है डायरेक्ट कंपनीज की वेबसाइट्स पे जाकर, सब कुछ कर रही रहती है। थोड़ी देर के बाद उसे एकदम से मेल पर पॉपअप होता है। जैसे ही वो पॉपअप पे क्लिक करती है तो वहाँ पर उसे एक चीज़ आता है जहाँ पर उसे ओबरॉय इंडस्ट्रीज के लिए बताया जाता है कि आप जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रही हैं, यहाँ पे महर ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया रहता है। और क्योंकि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी रहती है और वो फाइनेंस मैनेजर के लिए उसने अप्लाई किया रहता है, तो वहाँ पर उसे पॉपअप होता है कि ओबरॉय इंडस्ट्री से आता है कि ये जो आपका जो रिज्यूम है वो शॉर्ट लिस्टेड हो चुका है और आपको बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए कल टुमारो 11 AM। तो वो ये देखती है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो कोई बात नहीं। फिर वो थोड़ी देर में जैसे ही वो सब रिप्लाई करती है ओके आई विल बी देयर, मैं आ जाऊंगी, ये सब वो रिवर्ट बैक करती है। और वो जैसी ही रखती है तभी वो एकदम से नाजिया को फ़ोन करती है। नाजिया बोलती है यार तुझे ओबरॉय के ऑफिस से मुझे मैसेज आया, मुझे तो नहीं आया यार, मेरा तो पता नहीं भगवान जाने क्या होगा। या अल्लाह, क्या आप में इतने रहम दिल नहीं है आप कि मेरे लिए भी कुछ सोच सकें। तभी वो कहती है अरे तुझे भी आ जाएगा, टेंशन ना ले, अगर खुदा ने चाहा तो आज रात को ही तेरे को किसी न किसी कंपनी से एक ऑफर लेटर तो आ ही जाएगा और तू बहुत जल्दी सेलेक्ट हो जाएगी। बस खुदा पे विश्वास तो रख, अल्लाह सबकी सुनता है, अल्लाह तेरी भी सुनेगा। चल अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए, कल हमें 11 बजे जाना है। ऐसे बोल के जो महर रहती है वो सोने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर के बाद नाजिया कहती है अल्लाह इसके मुंह पे घी शक्कर हो और इसकी बात कबूल हो जाए, और ये बोलकर वहाँ चली जाती है। मॉर्निंग का टाइम रहता है 8 o'clock, जब हमारी महर उठती है और महर उठकर जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसे याद होता है कि आज 11 बजे उसे जाना है। दूसरी तरफ जो शनाया रहती है वो तो आराम से सो रही रहती है बेफिक्र होके। तभी उसके जो पापा रहते हैं वो उसे कॉल करते हैं, तो वो अपना फ़ोन उठाती है और कहती है कि हेलो हुज़ दैट। तो कहते योर डैड। तो वो कहते हैं हाँ पापा, सुबह सुबह क्यों फ़ोन करते हो, आपको कुछ काम धंधा नहीं है क्या, सुबह सुबह मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हो। तो कहते शनाया आज से तुमने कहा था तुम ऑफिस ज्वाइन करोगी, कल तुम 4:30 बजे से ऑफिस ज्वाइन करने वाली थी, बट तुमने अपनी बात पर नहीं टिकी, इसलिए मैं तुम्हें अभी कह रहा हूँ कि तुम अभी आओ और ऑफिस ज्वाइन करो। तो वो कहती है अरे यार पापा आप ना मुझे हर चीज़ के लिए फोर्स करते। तो कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें फोर्स करूँगा और बहुत ज़्यादा फोर्स करूँगा, क्योंकि अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो, और मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, कुछ ज़रूरी काम से कह रहा हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है ओके मैं आ रही हूँ।
तो कहते ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि शनाया भी अपने डैड की ये सारी बात सुनने के लिए इसलिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे पता रहता है कि डैड भी उसी के डैड है। अगर डैड की अगर सटकी तो उसके सारे क्रेडिट कार्ड, उसके पूरे पैसों का सब कुछ हिसाब बंद हो जाएगा और फिर ना चाहकर भी उसे पापा की सुननी पड़ेगी। तो इसलिए अपने डैड को वो डिसरिस्पेक्ट करके और अपने डैड को नो नहीं बोलना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी अगर डैड का ईगो हर्ट हुआ तो शनाया कहीं की नहीं रहेगी। तो इसलिए शनाया क्या करती है, अपने पापा को हर बार तो टालती रहती कि हाँ मैं आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ, नो कभी नहीं बोलती है। पर इस बार उसके डैड काफ़ी गुस्से में थे तो उसे लगा कि इस बार नो भी नहीं बोल सकते, इसलिए वो उठती है और कहती है ठीक है। 8 बजे यहाँ पर शनाया भी उठ जाती है और रेडी हो जाती है। वो जाती है बात करने के लिए, तभी वहाँ से वो चिल्लाती है आरुष। तो आरुष जो रहता है उसका फुल टाइम का वो पर्सनल सेक्रेटरी रहता है और एक्चुअल में उसके डैड ने उसे रखा था कि उसकी सारी हरकतों को नज़र रखने के लिए और उसे बताने के लिए। पर उसने तो आरुष को ही इतना डरा के रख दिया रहता है कि आरुष चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है। तो आरुष आता है और बोलता है यस मैम। तो कहते कॉफ़ी। तो कहता है कि हाँ मैं अभी बनवाता हूँ। तो कहती तुम्हें पता है ना जब मैं उठती हूँ तो मुझे उठते से ही कॉफ़ी चाहिए रहती है, ये बात तुम्हें नहीं पता है क्या? आरुष कहता है यस मैम मुझे पता है, बट आप तो यूजुअली 11 बजे से पहले उठते ही नहीं हो ना, तो 11 बजे मैं कॉफ़ी बनाता हूँ और आज आप 8 बजे उठ गए हो तो इसलिए। तो तभी शनाया कहती स्टॉप इट यार, तुम कितना बकबक कर रहे हो, जाओ कॉफ़ी बनवा के लाओ। मैं जब तुम नहाने जा रही हो मेरे कपड़े वगैरह सब कुछ यहाँ पर रख देने चाहिए, तुम्हें पता है ना। तो आरुष कहता है ओके मैम मैं कर देता हूँ। यहाँ पे शनाया अपने रूम वॉशरूम में चली बाथरूम में चली जाती है बात करने के लिए। दूसरी तरफ जो महर भी होती है वो तैयार हो चुकी रहती है और नीचे आते से ही अम्मी का आशीर्वाद लेती है, अपने अब्बू को ग्रीट करती है और उसे बोलती है कि अब्बू अम्मी हम जा रहे हैं जॉब के लिए और हम चाहते हैं कि आपके आशीर्वाद से हमें ये जॉब जल्दी से लग जाए और खुदा करे कि ये जॉब हमें मिल जाए। और अगर ये जॉब मिल गई ना अम्मी तो आपका ये जो सारा इलाज है ना ये भी हो जाएगा और कंपनी काफ़ी अच्छी है, बस हो जाए। तो अम्मी बोलती है आप हमारे इलाज के बारे में इतना मत सोचिए, आप बस जाइए, अगर आपको लगता है तो करिएगा, नहीं लगता है तो करिए। ऐसा प्रेशराइज होकर कि अम्मी का ऑपरेशन है ये सोचकर आप कोई भी कंपनी पे मत चले जाइएगा। तो वो हंसते हुए बोलती है अम्मी आपको क्या लगता है कि हम कोई भी कंपनी में जाएंगे? नहीं नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, हम आपकी बात को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, आप जैसे बोल रहे हैं हम वैसे ही करेंगे, हम सही कंपनी में जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब हमें जाना है, खुदा हाफिज़। ऐसे बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद नासिया का फ़ोन आता है। नासिया बोलती है कि कहाँ जा रही हो तुम? तो वो कहती है हमने आपको बताया तो था कि हमें आज इंटरव्यू के लिए जाना है, वो भी ओबरॉय इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो कहते हैं कि तभी नासिया कहती है कि तुम्हारे मुंह में तो घी शक्कर ही है क्या? तो वो कहती है कि क्यों क्या हुआ? कहती है कि पता नहीं क्या होता है कि तुम जो कहती हो वो चीज़ कबूल हो जाती है, तो तुम हमारे लिए कुछ अच्छा अच्छा सोचोगी ना तो खुदा हमारे लिए सब कुछ दे देगा क्योंकि तुम्हारी ही दी हुई दुआ हर तरीके से कबूल होती है। तभी महर कहती है कहना क्या चाहती हैं आप? तो वो कहती है कि हमें भी जॉब का ऑफ़र आया है और आपको पता है ओबरॉय इंडस्ट्रीज़ के पीछे जो है लाइन पर, वहाँ पर जो विक्रम करके इंडस्ट्री है ना उसमें हमें इंटरव्यू का कॉल आया है और हमारी जॉब भी लगभग वहाँ लगी जाएगी। तो हम सोच रहे थे कि हम तुम्हें यहाँ से पिकअप करके तुम्हें ओबरॉय में छोड़ देते हैं, हम विक्रम के लिए चले जाते हैं। तो वह कहती है देखा बस अल्लाह पे विश्वास रखो, अल्लाह तुम्हारी सारी मुराद पूरी करेगा। छोटी सी तो बात है, तुम बिलफालतू में अल्लाह पे गुस्सा करने लग जाती हो। तो कहती है अच्छा ऐसा है क्या? तो कहती है कि हाँ ऐसा ही है। फिर ये बोलकर यहाँ पर जो हमारी नाजिया रहती है वो थोड़ी देर में पहुँच जाती है और हॉर्न बजाने लगती है पीप 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 पीप। तभी जो हमारी महर रहती है वो घर से बाहर निकलती है और कहती है नाजिया बस हो गया, सुनाई देता है हमें, हम बहरे थोड़ी ना है कि तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से बजा रही हो। तो कहती है चलो जल्दी से। और यहाँ पर बैठ के ये लोग निकल जाते हैं। यहाँ से उनका ओबरॉय
जो बिल्डिंग रहता है वो काफ़ी दूर रहता है, तो ये लोग बहुत जल्दी निकलते हैं। लेकिन जो शनाया रहती है वो आराम से उठती है, नहाती है, आरुष ने जो कपड़े निकाले रहते हैं वो पहनती है। और आरुष को बहुत रोज़ बुली करना आरुष को उसकी आदत ही रहती है, और बुली करते हुए वहाँ से जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर खाना पीना खाना स्टार्ट करती है। और वही उसका रूटीन रहता है कि समथिंग न्यू, तो कुछ नया नया ये लोग बनाते रहते हैं। और जितना एक्सपेरिमेंट इनका होता नहीं होगा ना, उससे कहीं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ये लोग करने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद नई नई डिशेस बनाते, उसके बाद ये नई नई डिशेस खाते हैं। और खाने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जो शनाया रहती है वो अपनी कार में बैठती है, और तभी वहाँ से ड्राइवर आता है। तो वो कहते हैं कि गिव मी द कीज। तो कहते हैं सॉरी मैम, आई एम अ न्यू ड्राइवर, और आपके डैड ने मुझे हायर किया है, तो पहले वाला तो चला गया, एंड आई एम सॉरी, मैं आपकी बात नहीं सुन सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं यहाँ पे गाड़ी खुद चलाता हूँ चलाती हूँ, तो गिव मी द कीज। तो कहते हैं मैम, कल आपके से जो एक्सीडेंट हुआ था कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ गया है, और आज वो आपको किसी भी हालत में ऑफिस में चाहते हैं। सो प्लीज़ मैम, आप मेरी बात को समझिए, वरना आप को कोई भी कार नहीं मिली जाएगी, और मैं यहाँ पर इन सारे ड्राइवर्सों का मैनेजर हूँ। तो सॉरी मैम, वरना आपको लोकल कैब वगैरह से जानी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो ड्राइवर होता है, अब शनाया को लगता है कि आर्ग्यू करके कोई मतलब नहीं है, वरना डैड इस बार तो कोई भी चीज़ कर सकते हैं, तो इसलिए वो चुप होती है और चुपचाप वहाँ बैठ जाती है और कहती है कि ठीक है चलो। और वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सब लोग बैठ जाते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर में वो ओबरॉय इंडस्ट्रीज़ पहुँच जाती है। जैसे ही ओबरॉय इंडस्ट्री पहुँचती है, तो जो शनाया थी वो काफ़ी ब्यूटीफुल थी, तो वहाँ पे जितने भी लड़के जो रहते हैं वो शनाया को देखे जा रहे रहते, देखते ही जा रहे रहते हैं। बहुत ज़्यादा तरीके से देख रहे रहते हैं। और वो वहाँ पर 2-3 लड़के होते हैं, वो एकदम से खड़े होके बोलते हैं व्हाट अ गर्ल यार, शी लुक अ डैम हॉट, ये कौन है? तभी वो कहते हैं नज़र मत कर, झुका अपनी नज़र, ये ओबरॉय सर की बेटी है, शनाया ओबरॉय। इसका एटीट्यूड इतना भयंकर है ना कि अगर किसी ने इसकी तरफ देख लिया तो ये फायर कर देगी, और इसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई गलत नज़र से इसकी तरफ देखे। तो अगर अपनी इज्जत और अपनी चीज़ों को बचाना चाहते हो तो मुंह बंद करके बैठो। तो कहते नहीं यार, इसको तो यार देखने का नज़रिया ही कुछ और है। तभी शनाया एकदम से पलटती है और पलट के बोलते हे यू, कम हियर राइट नाउ, कम हियर। तो वो एकदम से आके बोलता है, तो कहती है एम आई लुकिंग हॉट? तो वो कहता है व्हाट मैम? तो कहती है अरे, तुम अपने दोस्त से अपनी तारीफ कर सकते हो मेरी, तो क्या तुम्हारे में इतनी गट्सी नहीं है कि तुम एक लड़की के सामने उसकी तारीफ कर सको? तभी वो कहता है ओहो मैम, गट्सी की तो बात मत करिए, बहुत ज़्यादा गट्सी है। यू नॉट लुकिंग हॉट, यू लुकिंग ए डैम सेक्सी मैम। आपके जो फिगर्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा सेक्सी है। क्या बताऊँ मैं कि आपको देख के ना कुछ अजीब सी फीलिंग आती है। तो कहती ओह वाओ, तुम मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो, दैट्स अमेजिंग। ज़रा खुल के करो यार तारीफ, मुझे अच्छा लगना चाहिए कि अगर एक लड़की का अप्रिसिएशन करना पड़े, उसका अप्रेजल करना पड़े, तो किस तरीके से तुम करोगे, मैं ये जानना चाहती हूँ। कम ऑन कंटिन्यू। तभी वहाँ पर जो आरुष रहता है वो भी ऐसे शौक नज़रों से देख रहा रहता है, क्योंकि आरुष उसका पर्सनली पीए रहता है, तो वो भी आता है साथ ही साथ। और पर वो शनाया के साथ नहीं आता है, वो पीछे से आता है पर वहीं पर खड़ा रहता है, वो पहले पहुंचता है, क्योंकि शनाया से अगर पहले नहीं पहुंचा तो वो तो गुस्सा हो जाएगी, तो वो पहले पहुंच चुका रहता है। अब आरुष यहाँ पे मनी मन बोल रहा रहता है कि ये तो आज गया, या तो ये गया, और ये किसके सामने बोल रहा है इसे पता नहीं है, ये पागल इंसान आज तो गया। तभी वहाँ पर जो शनाया रहती है वो बोलती है बताओ क्या हुआ है, बोलो ना। तो अच्छा, तो मेरा फिगर कैसा लगता है आपको? वो लड़का इतने फ्लो में बोलने लगता है मैम 36 36 34 36 वाला फिगर है आपका, यू लुक लाइक अ डैम सेक्सी।
और आपका फिगर देख के ना हर किसी के दिल पे राज करो। मुझे लगा था कि आप इतनी कूल नहीं होगी, यू आर सो कूल, आप एकदम से खुल के बात करती हैं, आई लव दिस एटीट्यूड। तो वो भी हंसते हुए बोलती है क्या रियली, मैंने आज तक अपना इतना अच्छे से एप्रिसिएशन सुना नहीं है। वेल तुम करते क्या हो यहाँ पर? तो तभी वो लड़का कहता है कि मैं तो यहाँ पर मैम यहाँ पे सीनियर डेवलपर हूँ, ओबरॉय इंडस्ट्रीज में सीनियर डेवलपर। वाह, तो तुम सॉफ्टवेयर्स बनाते हो राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? तो कहते हैं हाँ हाँ मैम सॉफ्टवेयर्स बनाता हूँ, आप बोले तो आपके लिए बना दूँ। तो कहते हैं अरे नहीं नहीं तुमने मेरे लिए इतनी अप्रिशिएशन कर दी तो है कह रहा है। तभी वहाँ से एकदम से पीए आता है आरुष, और आरुष लाके रिपोर्ट देता है, और रिपोर्ट देख के वो ऐसे बोलती है ओ वैसे व्हाट्स योर नेम? तो वो कहता है रोहन, रोहन है मैम मेरा नेम। तो कहते हैं रोहन, तुम मेरे कंपनी में 2 साल से काम कर रहे हो राइट? तो वो कहता है यस मैम। इस 2 साल में तुम्हारा एक बार भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, कैन आई नो द रीज़न? तो वो कहता है मैम वो एक्चुअली में कुछ चीज़ें नहीं हो पाई, जैसे मेरे ख्याल से मेरी कंपनी है तो 6 मंथ्स में इंक्रीमेंट दे देती है अगर आप काबिल होते हो। वेल तुम तो काबिल ही नहीं हो, लगता है कि 2 साल से तुम्हारा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, सेम पैकेज में आए थे सेम पैकेज में हो। यू नो व्हाट, मैं तुम पे एहसान कर रही हूँ तुम्हें इस कंपनी में रखकर, जिसकी नज़र अगर लड़कियों की तरफ हो और जिसे सिर्फ उसके फिगर के अलावा और कुछ ना दिखे, वो काम में क्या ध्यान देगा? और तुम जैसे लोग मेरे कंपनी के लिए एसेट नहीं लायबिलिटी हो, और तुम जैसे लोगों को लेकर मैं सिर्फ अपना कॉस्ट बढ़ा रही हूँ। आरुष फायर्ड हिम राइट नाउ, और नेक्स्ट टाइम किसी कंपनी में जाओ ना तो लड़कियों को देखने के लिए अपने काम पे ध्यान देना। इवन आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ एप्रिसिएशन। और ऐसे बोलकर वहां से शनाया चली जाती। तभी उसका दोस्त बोलता है बोला था मैंने तेरे को तो कहता है यार वो खुद ही बोली। तो कहती पागल है क्या तू, वो कौन है तुझे पता भी नहीं है। ऐसे बोलकर वहां पर जो हमारी शनाया रहती है वो अपने कैबिन में चली जाती है और कहती है कैबिन में जाती है, अपने डैड से मिलती है। तो तभी उसके डैड बोलते हैं तुमने आते से ही धमाका मचा दिया मेरे ऑफिस में। तो कहती है आपके ऑफिस में सब यूजलेस लोग हैं, आप सिर्फ इन लोगों को पैसे दे रहे हो, कुछ काम तो कर नहीं रहे हैं। तो कहते हैं तो इस कंपनी को तुम इस तरीके से चलाओगी? तो कहते हैं डैड अगर मैं अपनी कंपनी को चलाने आऊँ तो मैं इससे बेटर तरीके से चला सकती हूँ, बिकॉज आई नो। तो कहते देन प्रूव इट ना। आज तुम्हारी कंपनी में एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक बंदे को अपॉइंट किया है मैंने, मतलब इंटरव्यूज होंगे और उसमें से वो तुम्हारे साथ काम करेगा, वो जो भी पर्सन सेलेक्ट होता है, और उसके साथ तुम्हें ये कंपनी में आगे बढ़ना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो कहती है फाइन, मुझे कोई नहीं है। और आरुष तुम इसके पीए हो, लेकिन तुम इसके पीए रहोगे, लेकिन तब रहोगे जब तक ये तुम्हारे घर से ऑफिस तक, ऑफिस के पूरे आवर्स में वो इंसान इसका पीए होगा जो इसके साथ पूरे टाइम पे काम करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वो कहते पर डैड दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। तो कहते नो आरुष को भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, 24 घंटे की ड्यूटी उसके लिए भी हैक्टिक हो जाएगी, इसलिए मैंने 2 पर्सन को तुम्हारे लिए रखा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। डैड उसके स्माइल करते हुए चले जाते हैं। यहाँ से शनाया जो होती है अपने कैबिन में चली जाती है, और अभी तक तो महर यहाँ तक इंटरव्यू देने ही नहीं पहुंची है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या इन दोनों की लव स्टोरी क्या रंग लाएगी, देखते हैं अब।